सिटी बनाते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो गोमती के किनारे करीने से सजे सवरे लखनऊ की नजाकत, नसाफत, मेहमान नवाजी आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की रूह कहे जाने वाले हेरिटेज स्थलों के साथ शहर का विकास करके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सही मायनों में दुनिया के सामने लखनऊ को पर्यटकों के लिए एक बेहतर मेजबान के रूप में पेश किया है। यही वजह है लखनऊ दिनों दिन पर्यटकों की पहले से भी ज्यादा पसंदीदा जगह बन रहा है और वो कह रहे हैं, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व, पूरे हुए वादे, अब हैं नए इरादे। उत्तर प्रदेश बजट 2016-17, जी हां, देख रहे हैं आप बड़ी बहस ईटीवी पर उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर, जिसे पेश कर दिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अनुपम और राजेंद्र देव बने हुए हैं और साथ ही आर्थिक विशेषज्ञ रईस सिंह भी बने हुए हैं। रईस जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता, चूंकि वैट भी बढ़ा है और भी दूसरी चीजें भी हैं, तो आपकी नजर में सबसे ज्यादा किन कंज्यूमर गुड्स पे असर पड़ने वाला है? देखिए रवि जी, जितने भी कंज्यूमर गुड्स यानी एक बिस्किट से लेकर के और अपर जितने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तक अगर आप जाएं तो ऐसा कोई है नहीं जो वैट के दायरे में ना आता हो। तो स्वाभाविक सी बात है, बिस्किट, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि किचन की बहुत सारी चीजें जो अब तो जो पैकेट में आ रही हैं, हर पैकेट में आने वाली चीज पर वैट लगता है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज बचेगी जिस पर वैट ना लगे और जो आम आदमी को प्रभावित ना करे। तो सामान्य तौर पर हम ये मान सकते हैं कि वैट में जो वृद्धि हुई है वो सभी को प्रभावित करेगी। सबसे बड़ी बात है जो बार बार महिलाओं की बात की जा रही है जो किचन संभालती हैं, उन पर और ज्यादा असर पड़ेगा उनके किचन पे। ठीक है, इसको पर्यटन उद्योग से अगर जोड़ दिया जाए तो पर्यटन उद्योग से जुड़ी जितनी चीजें हैं, चाहे वो सर्विसेज जितनी जुड़ी होती हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स जुड़े होते हैं, क्योंकि लोग आते हैं, होटल्स में रुकते हैं, वो तमाम तरह की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सब पर वैट, तो यानी वो भी महंगा हो गया। स्वाभाविक है और वो उसका असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि होटल में आप देखिए, होटल है, रेस्तरां है, जहां आप खाना खाते हैं तो जो अब बिल आपका जो है 50 रुपए का आता था वो 55 रुपए का सीधे आएगा। तो ये पर्यटन 10% नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। वैट को इतना ज्यादा, और वैसे भी 10% एकदम वृद्धि ये नहीं, ये देखना होगा कि इसको किस तरीके से, भले आप रेवेन्यू डेफिसिट घटा लें इससे, जी इसको देखना होगा कि सरकार इसको किस तरीके से डिफेंड करेगी, ये जो स्टेप सरकार ने लिया है। राजेंद्र के पास चलते हैं, न्यूज रूम। राजेंद्र, क्या और अहम चीजें देख पा रहे हैं आप बजट में? क्या और नए प्रावधान या फिर इंटरेस्टिंग बातें हैं बजट में? एक तो सरकार ये कह रही है रवि कि वो बुंदेलखंड के लिए खजाना खोल रही है और खजाना खोलने के लिए अगर बात करें तो पेयजल व्यवस्था वहां पर की गई है 200 करोड़ की। बुंदेलखंड और विंध्याचल में पानी के लिए 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं और बुंदेलखंड में तिलहन प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपए देगी सरकार। गांवों के विद्युतीकरण की बात कर रही है, लेकिन अच्छा, कुछ मंडियां खोलने की भी बात है बुंदेलखंड में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुछ 7 मंडियां खोलने की बात है बुंदेलखंड में। मैं रईस जी से ये जानना चाह रहा हूं कि बुंदेलखंड की जो मौलिक समस्या है, जैसे कि वहां पे कम बरसात होना या किसानों की जो दिक्कतें हैं, वो इन एलोकेशन से या जो ये आवंटन हो रहा है इससे वो उसको टारगेट करने में कामयाब रहेंगे जो बजट में वर्तमान व्यवस्था दिखाई दे रही है? रईस जी, नहीं, देखिए जितना जो बुंदेलखंड के लिए किया गया, आप बुंदेलखंड का एक यूपी का बहुत बड़ा पार्ट है और दूसरी बात यह कि वहां की समस्याएं केवल मात्र पानी तक नहीं है, वहां की समस्या मृदा की सबसे बड़ी समस्या है, वहां यंत्रीकरण नहीं हो पाया है, रोजगार की समस्या है, वहां पर जो बीज फर्टिलाइजेशन का, ये तमाम समस्याएं हैं और उसके लिए बजट में कम से कम 2000 से 3000 करोड़ रुपए अगर एलोकेट किया जाता तो ये संभव था किसानों को कुछ राहत पहुंचाता बुंदेलखंड के। लेकिन स्पेशली बुंदेलखंड के लिए जिन प्रावधानों की बात हो रही है वो कम है। हाँ, जो बाकी जो कृषकों के लिए प्रावधान किए गए हैं जिसमें फसली ऋण है या ओलावृष्टि से प्रभावित,
मुझे लगता है अगर दोनों मिला दें तो फिर ये उनको कुछ हद तक जो है उनके लिए लाभदायक होगा या उनको राहत ये पहुंचाएगा। राजेंद्र, लेकिन मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन ये आखिरी बजट है सरकार का और इस समय बुंदेलखंड के लिए ऐसे खजाना खोलने की बात या फिर ये प्रोविजन देने की बात, वाकई में बुंदेलखंड में कुछ फर्क पड़ जाएगा एक साल में? क्योंकि बुंदेलखंड की समस्या कोई 1, 2, 3 साल की नहीं है, ये तो 20 साल से पता नहीं कितनी सरकारें आई और गई। आधारभूत तरीके से अगर आप देखें तो नहीं पड़ेगा। एक वर्ष में बुंदेलखंड में इस तरह से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये तो करना पड़ेगा कि कहीं से इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर सरकार ने एक इनिशिएशन लिया है तो ये आगे की सरकारों के लिए भी एक पैरामीटर होगा कि वो इससे बहुत अलग ना हटें और इस पर आगे चलें। तो हो सकता है कि ये इस मैसेज के जरिए कि हमने देखिए बुंदेलखंड के लिए ये किया है तो वोट बैंक को अपनी तरफ डाइवर्ट करें, ये तो एक उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट होना भी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल का होना चाहिए, लेकिन आगे की सरकारों के लिए भी एक पैरामीटर होगा कि वो इससे अलग ना हट पाएं। तो मुझे लगता है अगर ये क्रमशः आगे चलता रहा तो ये लाभ पहुंचाएगा, यानी एक टर्निंग पॉइंट है, एक बिगिनिंग पॉइंट है ये बुंदेलखंड के लिए। इस संदर्भ में मैं इसे पॉजिटिव देखता हूं। चलिए रवि, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा बीच में। जी जी। सोशल सेक्टर स्कीम्स की बार बात हो रही थी और वो सोशल सेक्टर स्कीम जिसमें पैसा दिया जाना है, उसमें कन्या विद्याधन के लिए 300 करोड़ है, ये पिछली बार भी इतना ही था। एमडीएम के लिए 200 करोड़ है, फिर से लैपटॉप बांटेगी सरकार मेधावी छात्रों के लिए, इसके लिए भी 100 करोड़ है, पिछली बार भी इतना ही था। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल के लिए भी 150 करोड़ है। जो दूसरी चीजें हैं, अगर समाजवादी पेंशन योजना की बात करें तो पिछली बार 45 लाख थी लोगों की, जो दायरा था वो 45 लाख लोगों का था, इस बार वो बढ़ के 55 लाख हो गया है। और वृद्धावस्था पेंशन है वो 1550 करोड़ रुपए हो गई है। समाजवादी पेंशन जो है उसका एलोकेशन 3327 करोड़, यानी कि पिछले बार से लगभग 1000 करोड़ ज्यादा एलोकेट किया गया है। रईस जी, ये आपको कुछ पे आश्चर्य क्या दिख रहा है? आप यूपी के बजट का इतिहास देखिए, चुनावी साल में आपको नहीं लगता कि सोशल सेक्टर स्कीम्स पर जितनी भी सरकारें रही हैं वो सब अचानक ऐसे ही आखिरी साल में एक्टिव हो जाती हैं और उसके बाद ये बताने की कोशिश करती है कि हमको जनता का बड़ा ख्याल है, हम उनका बिल्कुल ख्याल रखे हुए हैं और जो संभव है उस तरीके से खजाना खोल रहे हैं उनके लिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं राजेंद्र जी। देखिए, ये सरकारें यहीं पर दो उनके स्वरूप आते हैं नजर कि आप अगर करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट जैसे करना चाहिए था। जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनी थी उस दिन एक आप रोड मैप बनाते हैं कि अगले 5 वर्ष में हमको इस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन, ये समाजवादी पेंशन, किसानों का जो है फसली ऋण, किसानों की अगर कोई कैलामिटी आती है उनके लिए आपदा हेतु एलोकेशन, ये अगर 5 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से करते तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। लेकिन आकर के लास्ट डे पे करना, आपका वास्तविक ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आप उनमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन चाहते हो, आप उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसलिए लास्ट मोमेंट पे आके कर रहे हैं। ये खड़ा होता है रईस जी कि जो सरकार पिछले बजट को ठीक ढंग से नहीं खर्च कर पाई और ऐसे में सरकार आज जो हमारी रकम बजट लाई है, एक साल में क्या इतने बजट को जमीन पर धरातल पर खर्च करके सरकार दिखा पाएगी? ये भी एक सवाल तो खड़ा होगा ना। नहीं, बिल्कुल होगा। जो पिछले 4 वर्ष का परफॉर्मेंस है वो सीधा सीधा कहता है कि ये एक वर्ष के अंदर जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पाएगा और उसके परिणाम अगर ये मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे आएंगे तो नहीं आएंगे, जो पिछले 4 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, ये अलग बात है कि अब आगे ये क्या ऐसा कोई बड़ा चमत्कारिक कदम उठा लेते हैं या उनकी पूरे ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके एक इशारे पर आकर के एक्टिव हो जाती है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन पिछले 4 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड पर ये मुझे खरा उतरता आगे नहीं दिखता है। यानी वो कंटिन्यूटी में नहीं है जिस कंटिन्यूटी में अभी तक के बजट चल रहे थे। एक चीज रवि मैं जरूर बताना चाहूंगा, हम लोग बात कर रहे थे विकास की, हम लोग बात कर रहे थे उद्योग की, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। सड़कें जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूं, सड़कों की मरम्मत के लिए 3205 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस बजट में, और ये एक फैसला है। नदियों और नालों पर जो पुल है उनके लिए 1180 करोड़ रुपया है, रेलवे के पुलों के लिए 635 करोड़ रुपया है, 4 लेन की सड़कों के लिए लगभग 1111 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है।
जो सौंदर्यीकरण है, ब्यूटिफिकेशन है इन रोड्स का, उसके लिए 75 करोड़ दिया गया है और इस तरह की चीजें की गई हैं। तो ये चर्चा का विषय हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट है इस बजट में वो संतुलित है या असंतुलित है। नहीं, खासकर सड़कों की अगर बात की जाए तो इस मामले में थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा अखिलेश सरकार को कि सड़कों को लेकर सरकार की योजनाएं पहले भी रही हैं और शायद बजट अगर टोटल जोड़ लें आप पुल और पुलियों और सड़कों को लेकर तो वो भी ठीक ठाक बनता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्शन इस बजट में भी मुझे लगता है। मैं रोककर राजेंद्र आपको भी रोकूंगा यहाँ पर। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के वक्त में अगर विरोधियों ने सरकार पर हमले किए हैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कानून व्यवस्था का, पुलिसिंग का मुद्दा रहा है, जिसको लेकर के अखिलेश सरकार पिछले वक्त से ही लगातार प्रयास करती रही है। तो ऐसे में ये जो बजट है, यहाँ पर इस बजट में पुलिसिंग के लिए डायल 100 के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। इसको भी हम आगे बात करेंगे, साथ में पर्यटन वगैरह की भी बात कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें क्योंकि इशारा हो रहा है ब्रेक लेने का। जल्द हाजिर। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects, comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers, premium location and world-class amenities, smart features through innovation and technology, eco-friendly infrastructure, world-class partnerships, round-the-clock construction, on-time delivery, transforming dreams into reality. Wave Infratech, redefining quality, commitment and trust. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं रेखा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, इलाहाबाद। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर क्या है सर? ये साइड से नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। सरस्वती पुत्र श्री शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विनोद पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ गया। लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक।
ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल अर्दिल अजीज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बेटा क्या कर रहे हो? ताकि पापा जल्दी से घर आ जाए। Trust, we know what it means. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक शिवपाल सिंह यादव, महिला महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के 61वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हाजी मोहम्मद यूनुस, छावनी विधानसभा, कानपुर नगर। बैठे चेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो गया है और आप देख रहे हैं उस पर बड़ी बहस ईटीवी उत्तर प्रदेश पर। जी हां, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या बजट से मिला है उत्तर प्रदेश की जनता को, कहां उम्मीद जगी है और कहां निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ रईस सिंह, आर्थिक विश्लेषक, और हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। रईस सिंह के पास चलेंगे। रईस जी, जो ब्रेक में जाने से पहले अनुपम हमारे सहयोगी बात कह रहे थे कि पुलिसिंग को लेकर ठीक ठाक प्रोविजन दिख रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर पीछे भी देखें तो पुलिस को ज्यादा इक्विप्ड करने के लिए सरकार न सिर्फ घोषणाएं कर रही थी, बल्कि ये भी सच है कि कुछ इंतजाम भी किए गए, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो या दूसरे, क्योंकि सरकार पर दबाव लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। इसको थोड़ा हम और एक्सटेंड कर लें। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर जिन दो चीजों पर पड़ता है वो है इंडस्ट्री, उद्योग, इन्वेस्टमेंट और पर्यटन। तो क्या सरकार पर्यटन को लेकर जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है आपको इस बजट में? क्योंकि पीछे भी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और अब भी देख रहा है कि बजट में अच्छा खासा पुलिस को दुरुस्त करने के लिए अच्छा खासा बजट तय किया गया है। रवि जी, जो स्पेशली राजन जी, इनका जो अखिलेश जी का जो मामला है, अखिलेश जी का जो विजन है वो मुझे शुरू से इस संदर्भ में ठीक लगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति प्रतिबद्ध लगे। नंबर 2, वो एक इनोवेटिव आइडिया वाले लगे। तो आज का जो पर्यटन है ये उत्तर प्रदेश का नहीं, देश या पूरे विश्व में ये इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर अब आप इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 चीजें आवश्यक होंगी। पहला जो लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा लिंक रोड्स या कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है उसको आपको, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए इस बजट में मैं देख रहा था तो इन्होंने इंफ्रा पर जोर दिया है, इन्होंने जो है पुलिसिंग पर जोर दिया है, यहां तक कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात भी आई है। तो मुझे लगता है कि इस पर ये कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं। और पीछे की जो अपनी सारी व्यवस्थाएं थी या बड़े आरोप लग रहे थे, बार बार ये बात हो रही थी कि यूपी में इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आने के लिए केवल मैं लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता हूं कि ये केवल खराब था। उत्तर प्रदेश में जो बाजार है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए, और चौथा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कुशल श्रम ये पलायन कर जाता। इंडस्ट्री इन 3-4 चीजों की वजह से रुकती थी और पांचवां बिजली की वजह से। इसमें आप देखिए फीडर सेपरेशन को लेकर के 7,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और इसमें कहा गया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मुझे लगता है पर्यटन, इंडस्ट्री, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंक रोड्स, ये चीजें इसमें मुझे नजर आई हैं। तो इसमें फिर थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव एक व्यू बनता है कि अखिलेश जी पर्यटन के साथ साथ ये इस संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके एक आगमन का रास्ता तैयार बजट में कंटिन्यूटी भी दिख रही है।
मुझे लगता है मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि इस बजट में इन मामलों में कंटिन्यूटी दिख रही है, क्योंकि पिछले बजट में भी हमने देखा था कि इसके लिए सरकार डेडिकेटेड दिख रही थी कि इसमें कुछ करना है। राजेंद्र, एक चीज जो यहां मैं जोड़ूंगा कि पर्यटन का ही दबाव है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और इन सब चीजों पे खर्च करने का, या फिर विपक्ष का भी दबाव काम आ रहा है? क्योंकि विपक्ष ने शुरू से ही लॉ एंड ऑर्डर को एक चुनौती सरकार के लिए बना दिया था। सरकार पे जो आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगते हैं, तो सरकार किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि इस मामले में कहीं कोई कमी छोड़ी जाए, चाहे वो पैसे का ही मुद्दा क्यों ना हो, वित्त का ही मुद्दा क्यों ना हो। देखिए रवि, मेरा ऐसा समझना है कि वित्त और फाइनेंस से लॉ एंड ऑर्डर जमीन पर ठीक करने का कोई बहुत ज्यादा सीधा लेना देना नहीं है। ये अप्रोच की बात है कि पुलिस ऑफिसर्स और खासकर जो पुलिस थानों के लोग हैं जमीन पर, जो बिल्कुल जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे काम मैं ये नहीं कह रहा कि जमीन पे वो कितना उतरता है नहीं उतरता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें संदेश ज्यादा काम आएंगे, काम से ज्यादा, तो वो संदेश देने का काम सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल संदेश देने का काम लगातार कर रही है, और सबसे ज्यादा उनको संदेश देने का काम कर रही है जिससे सरकार को वोट की अपेक्षा ज्यादा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है रवि। और सरकार का ज्यादा फोकस, अभी रईस जी कह भी रहे थे, 50% एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की तरफ गया, बिल्कुल स्वाभाविक है। रही बात कानून व्यवस्था की, वो बिल्कुल सरकार के सामने चुनौती है, और कम से कम पैसा एलोकेट करने के मामले में आपने सही कहा, सरकार जो है वो कोई कोताही बरतते हुए दिखना नहीं चाहती है। कोताही हो जाए वो एक अलग बात। आपको भी कहना चाहूंगा, रईस जी भी अगर हमारी बात को यहाँ पर सुन रहे हैं, कि जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले वक्त में अखिलेश यादव ने जो बातें कानून व्यवस्था के मसले पर फ्रंट पे जो कही हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो हर बार टारगेट पे रही है, हर बार निशाने पर रही है, क्योंकि क्विक रेस्पॉन्स टीम तक बनाने की अखिलेश यादव बात कह चुके हैं कि यानी कि कोई घटना हो, कोई भी वारदात की जानकारी अगर पुलिस को लगती है तो पुलिस की गाड़ियां ऐसी हों, उनके पास इस तरह के संसाधन हो कि पुलिस जो है मौके पर जल्द से जल्द पहुंच सके। यानी कि आज के वक्त में मीडिया पहले पहुंचती है, पुलिस बाद में पहुंचती है। मीडिया के जरिए टेलीविजन पर, ईटीवी पर या तमाम चैनलों पर जब खबरें चल जाती हैं, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में जब पुलिसिंग अच्छी होगी, पुलिस मौके पर जल्दी पहुंचेगी, तो घटनाओं का अनावरण जल्दी होगा, पुलिसिंग करने में आसानी होगी। इसको लेकर के ये सारे बजट मुझे लगता है एलोकेट किए गए, और रवि इसका आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में फायदा मिल सकता है। बिल्कुल फायदा। संसाधनों की कमी उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने रही है, और ये सरकार लगातार कहती रही है कि हम संसाधन मुहैया कराएंगे। पीछे हमने देखा था, चाहे वाहनों की बात हो, चाहे जो नए टेक्निकल सेटअप्स की बात हो, उस पर भी सरकार ने काम किया था। रईस जी, एक सवाल मैं और यहां पर उठाना चाह रहा हूं कि जब आप पूरा बजट देखते हैं तो जितने भी जिले हैं, देखिए बहराइच में किसान बाजार स्थापित किया जाएगा, हमीरपुर में जैविक खेती के लिए 10 करोड़, गोंडा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कानपुर में मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़, बुंदेलखंड में 7 विशिष्ट मंडियों के लिए 434 करोड़, मलिहाबाद आम मंडी के लिए 79 करोड़। ऐसे ही लगभग हर जिले में कोई न कोई एक योजना सरकार ने पुश करने की इस बजट में कोशिश की है। यानी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना रहे जो ये न कहे कि उसे कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला है। ये क्या संकेत है? ये मुझे लगता है रवि जी कि सरकार ने वोट का एक यहाँ पर पक्ष ज्यादा रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो एलोकेशन हुआ है वो बहुत कम है। उससे किसी बहुत, देखिए 80 करोड़ 70 करोड़ ये अगर आप मलिहाबाद के लिए रखते हैं तो आप बताइए वहां पर एक एक किसान जो है वो उसका कई करोड़ों में जो है इन्वेस्टमेंट होता है, तो उससे बहुत बड़े कोई परिवर्तन आने वाले नहीं हैं। लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है, वो सबको एक समदृष्टि से देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो एक उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय इम्बैलेंस रहता था, अक्सर आरोप लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मिला, पूर्वांचल के लिए नहीं मिला, या दक्षिणांचल के नहीं मिला। अब की उन्होंने ये संदेश दिया है कि उन्होंने ये संतुलन बनाए रखा है कि उनकी समान दृष्टि सभी क्षेत्रों पर है, और वो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं जो उन पर ये आरोप लगाए कि आपने हमारे लिए नहीं किया है। तो ये चुनावी के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरा यह भी है कि टच करना चाहिए, पर एलोकेशन का एक कैटेगराइजेशन करना चाहिए कि कब हम किसके लिए कितना करेंगे और उसका लक्ष्य हम कितने समय में हासिल कर सकेंगे। छोटे छोटे एलोकेशन से वह धनराशि जो है अंतिम रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है, और धनराशि का आवंटन भी हो जाता है। तो मुझे ये राशि कुछ ऐसी ही लग रही है, इनसे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं आने हैं।
इंट्रोडक्शन जरूर हुआ है कि ये किसानों को या उन क्षेत्रों को खुश करने के लिए। चलिए रोक रहा हूं मैं आपको। कुछ अहम बातें जो अखिलेश यादव ने बजट पेश करते वक्त कही, वो भी हम सभी को सुनाते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। जन सामान्य तक सहज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें महिलाओं को परेशान करने या सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए 1090 पर फोन करके पुलिस की मदद प्राप्त करने हेतु यूनियन पावर लाइन विशेष उल्लेखनीय है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है। अब तक लगभग 3,45,000 शिकायतों का निस्तारण कर महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। डायल 100 सेवा का संचालन किया गया है, जिसके द्वारा जन साधारण को पुलिस की सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना को व्यापक रूप देकर संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। जन साधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने एवं उनके साथ विनम्रता, भद्रता एवं भद्रता के साथ पेश आने के लिए पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से कांस्टेबल व उपनिरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस सिस्टम लखनऊ में लागू किया गया है और अब इससे 11 और नगरों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इससे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होगी और जुलूस प्रदर्शन पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए और आज बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं। सभी चचा जिनका जन्मदिन आज है सबको बधाई और हमारे विशेष चचा उनको बधाई। हालांकि बजट पेश किया है मैंने सदन में और मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बातें आ गई होंगी और मैं समझता हूं आपके माध्यम से जनता तक पहुंच गई होंगी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो जनता के बीच में वादे किए थे घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में लागू करें योजनाओं के माध्यम से, बजट के माध्यम से। उसमें समाजवादी सरकार सफल रही और प्रयास कर करके, कोशिश कर करके तमाम चीजों को शामिल किया है। मैं इस बजट को ये कह सकता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का संतुलित विकास हो और तेजी से विकास पूरे प्रदेश में पहुंचे। इसीलिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है, वहीं हर क्षेत्र में बदलाव आए और खासकर किसानों के और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, उनके परिवार, उनके बीच में बदलाव दिखाई दे। प्राथमिकता पे किसान, क्योंकि किसान वर्ष पिछली वर्ष भी मनाया था हम लोगों ने, इस वर्ष भी किसान और युवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हम स्वीकार करते हुए अपने बजट में क्या राहत पहुंचा सकते हैं उनको शामिल किया है। एक किसान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए, गांव हमारे खुशहाल हों, वहीं युवा और नौजवानों को जहां नौकरी मिल सकती नौकरी मिले, उन्हें रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा सकें, उस दिशा में भी बजट के माध्यम से ठोस फैसले लिए हैं। आज मैं कह सकता हूं देश में इतने बड़े पैमाने पर कहीं काम नहीं हो रहा हुआ जहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर सड़क की बात उठाई जाए तो आज हम उदाहरण पेश कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बिना किसानों को तकलीफ दिए, परेशानी में डाले हुए जमीन उनकी सहमति से लेना, और कम से कम ये आने वाले समय में जब आप देखेंगे, हम चुनाव में जब जा रहे होंगे उससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल जाएगा। और यही विकास की गति अगर पूर्वांचल तक न पहुंचे, गाजीपुर तक न पहुंचे या बलिया तक न पहुंचे बात, तो प्रदेश पूरा कवर नहीं होता। तो ये एक्सप्रेसवे हम आगे भी लेकर के जा रहे हैं। कम से कम देश में ये उदाहरण होगा कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। जहां लखनऊ में मेट्रो बनी रही है और केवल इंतजार लोगों को अब इस बात का भी है कि कब शुरू हो जाएगी, कब ट्रायल शुरू हो जाएंगे। अब वो पिलर देख लिए, उस पर और जो कंस्ट्रक्शन होता है वो देख लिया, स्टेशनों के बारे में भी सब जान लिए। अब इंतजार है कि कब ट्रेन आएगी और कब ट्रायल शुरू होंगे। मैं समझता हूं
इसका भी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी। अन्य शहरों को भी शामिल किया है कानपुर, और आज के बजट में आपने देखा होगा कि बजट का भी इंतजाम कर दिया है कानपुर शहर के लिए, और वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी शामिल किया है। वहीं सड़क 4 लेन मुख्यालयों से, इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ रहे हैं, और मैंने खुद मौके पर जाकर उन सड़कों का उद्घाटन किया है। जो पत्रकार साथी जानते होंगे, वहां के उनके कॉरेस्पोंडेंट वो जानते होंगे, जब मैं बरेली गया था उस समय बरेली से हल्द्वानी वाली सड़क 4 लेन सबसे पहली मैंने उद्घाटन की, जो इसी सरकार में स्वीकृत की